अब है विटामिन बी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये जल में विलय होता है। क्या होता है ये? जल में विटामिन बी होता है, ये जल में विलय होता है। अखरोट, दाल, सब्जी, अनाज जैसे गेहूँ, चावल है, अंडे की जर्दी है, यीस्ट, दूध, हरे साग सब्जियों से प्राप्त होता है। ये क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, तंत्रिका तंत्र का संचालन करेगा। और इसकी कमी से कौन सा रोग है? B1, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में अलग अलग है, B1, B2, B12। तो B1 की कमी से कौन सा रोग होगा? बेरी नामक रोग। क्या होगा? बेरी नामक रोग। इससे पैरों का लकवा या पैरों में कमजोरी आ जाती है। क्या आ जाती है? पैरों में कमजोरी। और भूख कम लगती है, भूख कम लगती है और पैरों में कमजोरी आ जाती है। विटामिन B1 का दूसरा नाम है थाइमीन। विटामिन बी को क्या बोलते हैं? थाइमीन भी कहते हैं। विटामिन B1 को क्या कहते हैं? थाइमीन, जो जर्दी, अंडे की जर्दी, यीस्ट, दूध, हरे साग सब्जी और फलों से प्राप्त होती है। दूसरा है विटामिन B2। दूसरा क्या है? विटामिन B2। ये जल में विलय, प्रकाश में सक्रिय किंतु उष्मा में स्थायी होता है। दूध, पनीर, हरी सब्जी, खमीर, मांस ये वृक्ष से प्राप्त होता है। ये विटामिन B2 क्या है? ये सारे ही विटामिन, चाहे B1 हो, चाहे B2 हो, चाहे B6 हो, चाहे B12, सारे जल में विलय विटामिन होंगे। B2 किससे प्राप्त होगा? दूध, पनीर, हरी सब्जी, खमीर, मांस, ये कृत और वृक्ष से प्राप्त होगा। ये किस लिए आवश्यक होता है? शरीर की वृद्धि तथा सामान्य स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। शरीर की वृद्धि तथा सामान्य स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से होंठ फटने लग जाते हैं, वृद्धि में कमी हो जाती है, मुंह में छाले होते हैं, होठों और मुंह के कोनों का फटना, त्वचा सूज। होठों और मुंह के कोनों का फटना और त्वचा सूज रोग हो जाता है। कौन से विटामिन की कमी से? B2 विटामिन की कमी से। कौन से विटामिन की कमी से? B2 की वजह से। विटामिन B2 कौन सा है? जलविलय विटामिन है। किससे प्राप्त होता है? दूध, पनीर, हरी सब्जी, खमीर, मांस, यकृत और वृक्ष से प्राप्त होता है। अब है विटामिन B6, मरोड़ा। इसकी कमी से क्या हो जाता है? मरोड़े आने लग जाते हैं। B6 ये 3 पदार्थों, जैसे B1 का नाम है थाइमीन, B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, B2 का दूसरा नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। और B6 3 पदार्थ हो, जैसे पायरोडोक्सिन, पायरिडोक्सल और पायरिडोक्सीमीन से बना होता है। कितने पदार्थों से? 3 से। जैसे विटामिन बी का नाम दूसरा क्या है? थाइमीन, B2 का क्या है? राइबोफ्लेविन, और B6 के क्या होंगे? किन से बना होता है? पायरोडोक्सिन, पायरिडोक्सिल और पायरोडोक्सीमीन से बना होता है। ये विटामिन B6 भी जल में विलय होता है। ये चावल की हलीन, अनाज, दालें, यीस्ट, मांस, मछली, अंडों से प्राप्त होता है। इसका मेन कार्य है रक्त संचार करना, रक्त का संचार करना। इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है, केंद्रीय तंत्रिका तंतु पे प्रभाव होता है, यानी सामान्य कमजोरी मिलेगी और रोग उत्तेजनशीलता हो जाएगी। तो विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होगा? एनीमिया रोग। एनीमिया किसे कहते हैं? शरीर के अंदर किसकी कमी होना? रक्त की कमी होना, जिससे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। विटामिन B12, जिसका नाम दूसरा B12 का नाम है साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, ये जल में विलय होता है, उसमें पर स्थायी रहेगा। किससे प्राप्त होगा? कौन से स्रोत हैं इसके? दूध, अंडा, यकृत, मछली तथा सभी जंतु ऊतक।
ये उपापचय क्रियाओं में सहायक होता है। किस में सहायक होता है विटामिन B12? उपापचय क्रियाओं में सहायक होता है। प्रकाशीय रक्ततापता, चेतना शून्य होना, जीभ और मुंह पे सूजन आना, झंझनाहट होना, घबराहट होना, ये विटामिन B12 के कमी के लक्षण हैं। RBC में HB की कमी होना, RBC रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रुधिर कणिकाओं में किसकी? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, जिससे कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया। कौन सा रोग होगा? एनीमिया नामक रोग हो जाता है। अब आता है अगला विटामिन C। विटामिन C का दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या कहते हैं विटामिन C को? एस्कॉर्बिक अम्ल। यह जल में विलीन होता है, पकाने या लंबे समय तक वायु में रखने पर नष्ट हो जाते हैं। अपन ज़्यादा पकाते हैं ना, जो खट्टे फल से प्राप्त होता है अपने को, इनको पकाने पर ये क्या होता है? विटामिन C नष्ट हो जाता है। खट्टे फल जैसे किससे प्राप्त होगा अपने को? विटामिन C खट्टे फलों से, जैसे संतरा है, नींबू है, अंगूर है, आंवला, अमरूद, गोभी, टमाटर, इनसे प्राप्त होता है। और इसका मेन कार्य है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। यानी शरीर से जो विभिन्न प्रकार के शरीर में रोग होंगे उनसे लड़ने की क्षमता आएगी। अगर अपने शरीर में विटामिन C की पूर्ति होगी तो विभिन्न रोगों से लड़ने की क्षमता अपने शरीर के अंदर विकसित होगी। घाव, कटे घावों को भरना तथा स्वस्थता को कायम रखने का कार्य किसका है? विटामिन C का। विटामिन C की कमी से स्क्रूवी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? स्क्रूविया पायरिया, जिसे मसोड़े सूज जाते हैं और मसोड़ों में खून आने लग जाता है। तो इस तरह से विटामिन C का दूसरा नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। जल में विलीन विटामिन होता है, खट्टे फलों से प्राप्त होता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और कमी से स्क्रूविया पायरिया नामक रोग हो जाता है। अब अगला विटामिन आता है विटामिन D। विटामिन D, विटामिन D, विटामिन D ऑर्गोकैल्सिफेरॉल, दूसरा नाम क्या है? ऑर्गोकैल्सिफेरॉल तेल या वसा में विलीन होता है। गर्म करने पर स्थायी त्वचा तथा ऑक्सीकरण के प्रति प्रतिरोधी होता है। किससे प्राप्त होगा? यकृत, तेल, अंडा, मांस, मछली, मक्खन। और ये प्रकाश में पड़े रहने पर पौधों द्वारा एर्गोस्टेरोल में उत्पन्न करता है। ये क्या कार्य है इसका? मेन क्या रोल है? ये आंत से कैल्शियम तथा फास्फोरस का अवशोषण करता है। आंत होती है ना अपनी, उसमें क्या करेगा? कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण करेगा, अंधता को रोकना तथा वृद्धि में सहायक होता है। इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग है? रिकेट्स नामक रोग। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स नामक रोग। यानी बच्चों में हड्डियों का मुड़ना तथा हड्डियों व दांतों की विकृति होना। या बड़ों में कौन सा रोग होगा ये? विटामिन B की कमी से ओस्टियोमलेशिया रोग। बड़ों में क्या होगा? ओस्टियोमलेशिया रोग। यानी विटामिन D की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है और बड़े लोग होते हैं उनमें क्या होगा? ओस्टियोमलेशिया रोग। इस तरह से विटामिन D की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। अब अगला विटामिन आता है, वो विटामिन है E। कौन सा विटामिन है? E। ये 4 विटामिनों अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, टोकोफेरोल के मिश्रण से बनता है। ये क्या होता है? ये वसाविल्य विटामिन है। विटामिन E कौन सा है? वसाविल्य विटामिन है। ऊष्मा, प्रकाश तथा ऑक्सीकरण में स्थायी होता है। ये अपने को पादप तेल, अखरोट का तेल, बादाम का तेल और जो अंकुरित गेहूँ होते हैं उनसे प्राप्त होता है। इसका मुख्य कार्य प्रतिऑक्सीकारक का कार्य करता है। क्या करता है? प्रतिऑक्सीकारक का कार्य करेगा और जंतुओं में इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है तथा कुपोषण और मांसपेशियों का पतन हो जाता है, कुपोषित हो जाता शरीर। तो विटामिन E की कमी से RBC का भुरभुरा होना,
यानी जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं वो कैसे हो जाती है, भुरभुरी हो जाती हैं, और जिससे जंतुओं में जनन क्षमता में कमी आ जाती है। अब अगला विटामिन है विटामिन के। विटामिन के, विटामिन के फाइलोक्विनोन, ये 2 विटामिन K1 K2 का मिश्रण है और जिसका नाम है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन, विटामिन के का दूसरा नाम है फाइलोक्विनोन। ये तेल या वसाविले विटामिन होता है। विटामिन K1 अपने को हरी पत्तेदार सब्जियों और गाजर के शीर्ष में पाया जाता है, और विटामिन K2 मुख्य रूप से क्षुधांतर यानी जो छोटी आंत है जीवाणु में पाया जाता है। क्षुधांतर जीवाणु में पाया, छोटे छोटे जीवाणु में पाया जाता है। ये रक्त का थक्का, विटामिन के है ना, ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। यानी जब अपने किसी के चोट आ जाती है, रक्त का बहाव होता है, तो थोड़े समय बाद में क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्यों रुकेगा, क्योंकि विटामिन के है ये प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करता है। प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करता है जो कि रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होता है। रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होगा। प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करता है विटामिन के, और वो क्या करेगा, रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का बनने में कमी आ जाती है तथा रक्त का स्राव चालू रहता है। अब अगला विटामिन है वो है विटामिन एच। कौन सा विटामिन, एच, जिसका दूसरा नाम है बायोटीन। ये वसा तथा जल दोनों में ही अभिलय होता है। विटामिन एच वसा तथा जल दोनों में ही अभिलय होता है। किससे प्राप्त होगा ये, खमीर, अंडा, वक्त और दूध से प्राप्त होता है, और ये उपापचय क्रियाओं में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है, उपापचय क्रियाओं में। विटामिन एच की कमी से बाल गिरने लग जाते हैं तथा लकवा त्वचा शोथ रोग हो जाता है। तो इस तरह से विटामिन कितने प्रकार के हुए, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के और एच। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और एच। अब अपन चर्चा करेंगे न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल जीवों के वे गुण, यानी जीवों के वे गुण जो एक पीढ़ी से, न्यूक्लिक अम्ल ये जीवों के वे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उन्हें आनुवंशिक गुण कहते हैं। केंद्र में उपस्थित गुणसूत्र आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। वे गुणसूत्र प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार का होगा, न्यूक्लिक अम्ल होगा वो 2 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का, न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आरएनए जिसका नाम है राइबो न्यूक्लिक अम्ल, दूसरा है डीएनए जिसका नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो जीवों के वे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उन्हें आनुवंशिक गुण कहते हैं। केंद्र में उपस्थित गुणसूत्र आनुवंशिक गुणों के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। ये गुणसूत्र प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व फास्फोरस युक्त रेखिक बहुलक अणु है। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, किससे बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन,
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस युक्त रेखिक बहुलक होते हैं, एक सीधी रेखा, जो जीवधारियों के आनुवंशिक गुणों के लिए निर्धारित होते हैं। आनुवंशिक गुण का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों में, पीढ़ी दर पीढ़ी गुण होते हैं, वो पीढ़ी दर पहुँचाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आनुवंशिक गुण। प्रत्येक प्रजाति की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ विशिष्ट गुणों का संचरण होता है। यानी माता पिता से संतान में जो गुण आते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का संचरण होना क्या कहलाता है? आनुवंशिकता। क्या कहलाता है? आनुवंशिकता। यानी कोशिका के केंद्र में नाभिक, यानी नाभिक यानी केंद्र में, कोशिका के केंद्र में उपस्थित क्रोमोसोम यानी जो गुणसूत्र होते हैं, क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को ले जाने के लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। गुणसूत्र या क्रोमोसोम प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्लों से बनकर बने होते हैं। ये किससे बने होते हैं? गुणसूत्र किसके बने होंगे? प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों के बने होते हैं। तो प्राकृतिक अवस्था में प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल के सहयुग्मन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन। किसको कहते हैं? प्राकृतिक अवस्था में प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के सहयुग्मन को, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों के सहयुग्मन को क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जीवन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्या होते हैं? अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि गुणसूत्र और क्रोमोसोम में आनुवंशिक कूट धारण करने के लिए क्या होंगे? जीन, जो इन्हीं से बने होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण करने को भी नियंत्रित करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल का संगठन यानी आणविक संरचना। न्यूक्लिक अम्ल का संगठन, न्यूक्लिक अम्ल के पूर्ण जल अपघटन से निम्न पदार्थ प्राप्त होंगे। कितने पदार्थों से मिलकर बने होते हैं न्यूक्लिक अम्ल? शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक और फास्फोरिक अम्ल। शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक और फास्फोरिक अम्ल। सर्वप्रथम 1869 में भौतिक फ्रेडरिच मिस्चेर नामक वैज्ञानिक ने मवाद कोशिकाओं के केंद्र में न्यूक्लिक अम्ल को पृथक किया गया था और उसका क्या नाम दिया था उन्होंने? न्यूक्लियन। और फिर 1889 में रिचार्ड अल्टमान ने इसको न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया था। कौन से वैज्ञानिक ने? रिचार्ड अल्टमान ने। किसने? रिचार्ड अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल का नाम दिया था। कौन सी सन में? 1889 में। कौन सी सन में? 1889 में। न्यूक्लियोप्रोटीन है, ये किससे बना हुआ होता है? अभी मैंने बताया था, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के सहयुग्मन को क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्रोटीन। तो न्यूक्लियोप्रोटीन कितने प्रकार का हो गया? जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन कितने प्रकार का हुआ? कितने से मिलकर बना होता है? प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से। न्यूक्लिक अम्ल है ये न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड का मतलब है, न्यूक्लियोटाइड में मतलब शर्करा का ना, क्षार का होना और फास्फोरिक अम्ल का होना। न्यूक्लियोटाइड फिर 3 भागों में विभाजित होता है। न्यूक्लियोटाइड का मतलब, टाइड का मतलब क्या होगा? शर्करा होगी, उसके अंदर क्षार होगा और फास्फोरिक अम्ल। कितने होंगे? 3। कौन कौन से? शर्करा, क्षार और फास्फोरिक अम्ल। न्यूक्लियोटाइड। फिर न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स में क्या आएंगे? कार्बनिक क्षार आएंगे। न्यूक्लियोटाइड फास्फोरिक अम्ल और न्यूक्लियोटाइड में बनाता है। और न्यूक्लियोसाइड जिसमें एक तो आएंगे क्षार, न्यूक्लियोसाइड में क्या आएंगे? क्षार और शर्करा। सार और शर्करा को, जैसे ये सार और शर्करा है ना, क्या है? सार और शर्करा, इसका नाम है न्यूक्लियोसाइड।
क्या नाम है? दोनों का नाम है न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड में होंगे न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक अम्ल। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होंगे? 2, शर्करा और क्षार। और जब ये तीनों मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक अम्ल के भौतिक गुण, यानी न्यूक्लिक अम्ल होते हैं ये रंगहीन, जटिल तथा आकारहीन यौगिक होते हैं। डी इसमें ये 2 प्रकार के होंगे, अभी बताया था आपको, आरएनए और डीएनए। डीएनए नाभिक में पाया जाएगा, केंद्र में। कहाँ पाया जाएगा? केंद्र की नाभिक में, केंद्र में पाया जाता है, तथा कुछ मात्रा में कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? नाभिक में, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य में। आरएनए मुख्यतः कोशिका द्रव्य, कुछ किसमें पाया जाएगा? आरएनए मुख्यतः कोशिका द्रव्य में, ज़्यादा मात्रा में किसमें पाया जाएगा? कोशिका द्रव्य में। और कुछ मात्रा में ये पाया जाएगा केंद्र के अंदर, नाभिक में। न्यूक्लिक अम्ल का मंद जल अपघटन करने पर न्यूक्लियोटाइड प्राप्त होते हैं, जो फिर जल अपघटित होकर के, अभी आपको बताया था, क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक अम्ल। न्यूक्लियोसाइड पुनः जल अपघटित होकर के क्या बनाएगा? शर्करा तथा कार्बनिक क्षार। शर्करा राइबोन्यूक्लिक अम्ल में तो होगी राइबोस शर्करा, और डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल में होगी डीऑक्सीराइबोस शर्करा। शर्करा कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की ये होगी। देखो शर्करा कितने प्रकार की? 2। बीटा डी राइबोज, ये आरएनए में पाई जाती है, और बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज, ये डीएनए में पाई जाती है। तो आरएनए में शर्करा पाई जाएगी, उसका नाम है बीटा डी राइबोज, और डीएनए में जो शर्करा पाई जाएगी उसका नाम है बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज शर्करा। न्यूक्लिक अम्ल की संरचना। न्यूक्लिक अम्ल शर्करा तथा क्षार से मिलकर क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। शर्करा किससे जुड़ी होगी? कार्बन। शर्करा के कार्बन से क्या जुड़ा रहता है? शर्करा का जो कार्बन होता है उससे क्या जुड़ेगा? क्षार जुड़ा होगा। और न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक अम्ल मिलकर किसका निर्माण करेंगे? न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोसाइड में तो क्या होगा? शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक है, और फिर उसमें फास्फोरिक अम्ल मिल जाता है न्यूक्लियोसाइड में, तब किसका निर्माण होगा? न्यूक्लियोटाइड का। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही क्या कहलाएंगे? यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है किसके से मिलकर बना हुआ? शर्करा, क्षार और फास्फोरिक अम्ल से। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ करके किसका निर्माण करेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड को। और उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड का नाम ही क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। 2 न्यूक्लियोटाइड जिससे बंध से जुड़े रहते हैं उसे फास्फोडाइएस्टर बंध कहते हैं। यानी न्यूक्लियोटाइड कौन से बंध के द्वारा जुड़े होंगे? फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा। किसके द्वारा? फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा। और ये बंध शर्करा के कौन से कार्बन के मध्य बनता है? कार्बन 3 और 5 के मध्य। फास्फोडाइएस्टर बंध किसके मध्य बनेगा? कार्बन की शर्करा 3, शर्करा के तीसरे कार्बन और 5वें कार्बन के मध्य फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं। इसके द्वारा? फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा। और ये किसके कौन से कार्बनों के? शर्करा के कौन से कार्बनों के मध्य बनेगा? कार्बन 3 और 5 के अंदर। और कार्बन के साथ अक्सार जुड़ा हुआ होगा। इस तरह से न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। जैसे न्यूक्लिक अम्ल है, क्या है?
न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल, जब उसका जलीय अमोनिया और न्यूक्लियेज एंजाइम, जलीय अमोनिया NH3 न्यूक्लियेज एंजाइम होगा, टेम्परेचर होगा 115 डिग्री सेल्सियस, तब अपने को प्राप्त होगा न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड का फिर जलीय अमोनिया, किसमें? जलीय अमोनिया NH3 की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर होगा 175 डिग्री सेल्सियस, तब अपने को प्राप्त होगा फास्फोरिक अम्ल। क्या? फास्फोरिक अम्ल प्लस न्यूक्लियोसाइड, फास्फोरिक अम्ल प्लस न्यूक्लियोसाइड प्राप्त होगा। और फिर इसका जब जलावरण होगा, किसका? न्यूक्लियोसाइड का, तब अपने को प्राप्त होगा शर्करा और कार्बनिक क्षारक। क्या होगा? शर्करा और कार्बनिक क्षारक। इस तरह से न्यूक्लिक अम्ल का अपघटन होने पर अपने को न्यूक्लियोटाइड्स 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। किसे? शर्करा, क्षार और फास्फोरिक अम्ल से। जब न्यूक्लियोटाइड का जलीय अपघटन होगा तो अपने को फास्फोरिक अम्ल और न्यूक्लियोसाइड 2 चीज़ों से मिलकर होता है, शर्करा और कार्बनिक क्षार। तो इस तरह से अकार्बनिक अम्ल की उपस्थिति में न्यूक्लियोसाइड का अपघटन होता है तो शर्करा और कार्बनिक क्षार अपने को प्राप्त होते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल के जलावटन से 3 प्रकार के यौगिक प्राप्त होंगे। अपने को कौन कौन से प्राप्त होंगे? शर्करा, क्षार और फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H3PO4। उसकी संरचना इस तरह से होती है, फास्फोरस बीच में आ जाता है, 3 इस पे हाइड्रोक्सी समूह होते हैं और 1 इस पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा आता है। ये फास्फोरिक अम्ल का स्ट्रक्चर है, संरचना है। और अणुसूत्र क्या होता है? H3PO4। फास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होगा? H3PO4। और संरचना इसकी होती है, फास्फोरस होता है वो मध्य में होता है, 3 इस पे हाइड्रोक्सी समूह होते हैं एकल बंध के द्वारा, और 1 डबल बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है। ये फास्फोरिक अम्ल की संरचना है। दूसरा है शर्करा। फास्फोरिक अम्ल की संरचना अब शर्करा है। शर्करा न्यूक्लियम अम्लों में पेंटोस शर्करा 2 प्रकार की होगी, राइबोज डी और डीऑक्सीराइबोज शर्करा। डीऑक्सीराइबोज में कार्बन संख्या 2 पर राइबोज में समानतः पाए जाने वाला जो CO समूह है ना, उसके स्थान पर क्या? डीऑक्सीराइबोज में कार्बन संख्या 2 पर क्या होगा? C। जैसे मैं आपको एक बना के देती हूँ इसकी स्ट्रक्चर, बीटा डी राइबोज की, ये देखो बीटा डी राइबोज। इस तरह से अपन एक पंचभुजी बना लेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन होगा और जो फर्स्ट कार्बन होगा उस कार्बन पे, ये फर्स्ट कार्बन है, इस पे यहाँ H और OH ग्रुप, सेकंड पे H OH ग्रुप, थर्ड पे H OH ग्रुप और फोर्थ पे H और एक CH2OH ग्रुप। ये किसकी संरचना हो गई? बीटा डी राइबोज की। किसकी संरचना है ये? बीटा डी राइबोज की संरचना। और बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज की संरचना, उसमें डिफरेंट क्या होगा? ये तो बीटा डी राइबोज की संरचना है और बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज में जो ये OH है, कौन सा OH है? जो सेकंड कार्बन पे जो ये OH है उसकी जगह क्या होगा? H होगा। सेकंड कार्बन पे जो OH हाइड्रोक्सी समूह, उसकी जगह क्या होगा? H। तो इस तरह से ये किसकी संरचना हो जाएगी? यहाँ H होगा तो होगी बीटा डी डीऑक्सीराइबोज, और H ना होकर के यहाँ पे OH समूह होगा तो किसकी संरचना होगी? ये बीटा डी राइबोज की।
इस तरह से दो प्रकार की संरचना हो गई। बीटा डी राइबोज आरएनए में राइबोज शर्करा होगी और बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज डीएनए में पाई जाएगी। दोनों शर्करा अणु फ्यूरेनोज के रूप में तथा फ्यूरेनोज से किससे समानता मिलती है ना, फ्यूरेन से, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, फ्यूरेनोज के रूप में तथा बीटा के समायु होते हैं। क्या होते हैं, बीटा के समायु, क्योंकि इनको बीटा डी राइबोज और बीटा डी ऑक्सीराइबोज शर्करा कहते हैं। अब है कार्बनिक क्षार। कार्बनिक क्षार ये नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में दो प्रकार के कार्बनिक नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। क्षार कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। एक होगा प्यूरिन्स और दूसरा होगा पिरीमिडीन। प्यूरिन्स और पिरीमिडिन्स नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार के। एक प्यूरिन्स और दूसरा है पिरीमिडीन। अब प्यूरिन्स जो क्षार होंगे इनमें होगा एक प्यूरिन 6 सदस्य वाली वलय बनाता जो 5 सदस्य वाली के वलय के साथ संगनित होगी। जैसे प्यूरिन क्षारक हैं एडिनिन, ये कौन सा, प्यूरिन क्षार। एडिनिन को ए से प्रदर्शित करते हैं और प्यूरिन का दूसरा भाग है वो है गुएनिन, गवानिन या गुएनिन, और उसको किसे प्रदर्शित करेंगे, जी से। जी से। और ये दोनों ही न्यूक्लिक अम्लों में पाया जाता है, डीएनए और आरएनए। प्यूरिन क्षार कितने प्रकार के होंगे, दो, प्यूरिन और पिरीमिडिन। प्यूरिन्स फिर दो प्रकार का, प्यूरिन कितने प्रकार के, दो प्रकार का, एडेनिन और गुएनिन, और ये दोनों ही डीएनए और आरएनए में पाया जाता है। दूसरा जो क्षार अभी मैंने बताया था कौन सा है, पिरीमिडिन। दूसरा पार्ट के क्षार का कौन सा भाग है कार्बनिक क्षार का, पिरीमिडिन। ये विषम चक्रीय एकल इकाई होती है। क्या होती है, विषम चक्रीय एकल इकाई होती हैं। पिरीडिन जैसे यूरेसिल जिसको यू से प्रदर्शित करेंगे, थाइमिन जिसको टी से प्रदर्शित करेंगे, साइटोसिन जिसको सी से प्रदर्शित करेंगे। न्यूक्लिक अम्लों में पाए जाने वाले ये सारे कौन से, पिरीमिडिन क्षारक हैं। कौन से, यूरेसिल, थाइमिन और साइटोसिन। यूरेसिल, थाइमिन और साइटोसिन। डीएनए में थाइमिन और साइटोसिन पाया जाएगा। डीएनए में कौन से क्षारक होंगे, पिरीमिडिन, थाइमिन और साइटोसिन। और आरएनए में जो क्षार पाए जाते हैं पिरीमिडिन क्षार, वो होंगे यूरेसिल। थाइमिन की जगह कौन सा आ जाएगा, यूरेसिल और साइटोसिन। थाइमिन की जगह कौन सा होगा, यूरेसिल और साइटोसिन। इस तरह से डीएनए के नाइट्रोजन क्षारक हो गए एडेनिन, गुएनिन, थाइमिन और साइटोसिन, और आरएनए के नाइट्रोजन क्षारक हो गए एडेनिन, गुएनिन, यूरेसिल और साइटोसिन। एडेनिन, गुएनिन, यूरेसिल और साइटोसिन। आरएनए में एडेनिन हमेशा यूरेसिल, आरएनए में एडेनिन यूरेसिल से तथा साइटोसिन गुएनिन के साथ जुड़ा रहता है। आरएनए में एडेनिन किससे जुड़ा रहेगा, यूरेसिल से। किसे, यूरेसिल से। और साइटोसिन गुएनिन से जुड़ा होगा। इसी तरह से डीएनए में एडेनिन जुड़े रहेगा थाइमिन से। किससे, थाइमिन से। किससे, थाइमिन से। पिरीमिडिन, प्यूरिन्स, ग्वानिन और एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन। अब देखो प्यूरिन की संरचना में एडेनिन है। क्या है, एडेनिन। तो इसमें सबसे पहले एडेनिन में अपन क्या करेंगे, जिस तरह से अपन बेंजीन वलय बनाते हैं उस तरह से अपन बेंजीन वलय बनाएंगे। इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं बेंजीन वलय में, बना लिए। अब देखो
फर्स्ट कार्बन पे NH2 एमिनो समूह जुड़ा हुआ होगा और यहाँ पे 6 कार्बन पे N और 4 कार्बन पे N। कार्बन की जगह क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन। क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन। और यहाँ पे सेकंड कार्बन पे N, डबल बॉन्ड के द्वारा कार्बन, और फिर यहाँ पे एक एमिनो समूह जुड़ा हुआ होगा। वो इस तरह से ये थर्ड कार्बन पे जुड़ा होगा। ये संरचना हुई एडेनिन की। किसकी है? एडेनिन की संरचना। किसकी है? एडेनिन की। अब अपन देखते हैं साइटोसिन की संरचना। साइटोसिन की संरचना जैसे अपन ने वैसे ही बेंजीन वाले जैसे बना लिया। फर्स्ट कार्बन पे कीटोनिक ग्रुप हो गया ये। यहाँ पे NH एमिनो समूह, ये N होगा यहाँ पे। कार्बन की जगह क्या आ जाएगा? N। और यहाँ पे फिफ्थ कार्बन पे एमिनो समूह और यहाँ पे कार्बन की जगह नाइट्रोजन होगा। और यहाँ पे ये N डबल बॉन्ड के द्वारा और यहाँ कार्बन और N। ये किसकी संरचना हो गई? ग्वानिन की। किसकी संरचना हो गई? ये ग्वानिन की संरचना है। अब है पिरिमिडीन के सारे। पिरिमिडीन के सारे कौन से? 3 प्रकार के होते हैं। थाइमिन। थाइमिन की संरचना भी आपको मैं बताती हूँ। इस तरह से देखो बेंजीन वाले बना ली और यहाँ पे कीटोनिक C के साथ O जुड़ा हुआ होगा। यहाँ पे CH3 से मिथिल समूह जुड़ा हुआ है और यहाँ पे कार्बन की जगह NH आ गया और यहाँ पे फिर कीटोनिक C से क्या है? कीटोनिक ग्रुप O जुड़ा हुआ है और यहाँ N ये N आ जाएगा और ये H। ये किसकी संरचना? थाइमीन की। किसकी संरचना है? थाइमीन की। इसी तरह से साइटोसिन संरचना। साइटोसिन फिर अपन क्या बनाएंगे? बेंजीन वाले बना लेंगे। और यहाँ पे देखो थाइमीन में तो क्या था? कीटोनिक समूह था और यहाँ पे क्या हो गया? एमिनो समूह होगा। क्या होगा? एमिनो समूह। और यहाँ पे N और यहाँ फिर उसकी तरह ही थाइमीन की तरह कीटोनिक समूह और ये थाइमीन की तरह इसमें क्या होगा? S समूह। और इसमें यहाँ पे CH3 समूह नहीं लगेगा और उसमें क्या था? थाइमीन में CH3 समूह था। अब देखो ये हो गया, क्या हो गया? साइटोसिन। और साइटोसिन और यूरेसिल में केवल कितना डिफरेंस है कि देखो इसमें यहाँ साइटोसिन और यूरेसिल में इसमें यहाँ पे जो H समूह है, ये H जुड़ा हुआ है ना, ये H यहाँ सिंगल N है तो यहाँ डबल बॉन्ड है। क्या है? डबल बॉन्ड है। किसमें? साइटोसिन में। तो ये डबल बॉन्ड तो हट जाएगा यूरेसिल में और यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन परमाणु। और ये संरचना हो जाएगी यूरेसिल की। तो अगर आपको साइटोसिन की संरचना आती है या यूरेसिल की संरचना आती है तो साइटोसिन में तो यहाँ हाइड्रोजन हट करके डबल बॉन्ड आ जाएगा और यूरेसिल में यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हट करके हाइड्रोजन आ जाएगा और थाइमीन में साइटोसिन में यहाँ पे ये हाइड्रोजन हट करके डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरह से ये पिरिमिडिन और सार की संरचनाएं हैं। अभी न्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लिक अम्ल के कितने निर्माण खंड होते हैं? एक तो न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होगा? न्यूक्लियोसाइड क्या होगा? शर्करा और क्षार से बना। और फिर अगर उसमें अपन क्या ऐड कर देंगे? फास्फोरिक अम्ल, तो ये क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड। क्या होगा? ये न्यूक्लियोटाइड। और जब ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से बंध के द्वारा जुड़ जाएगा C4 का शर्करा के तीसरा कार्बन और पांचवा कार्बन जब आपस में जुड़ जाएंगे तो किसका निर्माण होगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला प्राप्त हो जाती है। अपने को कौन सी संरचना प्राप्त हो जाती है?
पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना प्राप्त हो जाती है। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही क्या कहलाते हैं अपने, क्या कहलाएंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही क्या कहलाएंगे? न्यूक्लिक अम्ल। क्या कहलाएंगे? न्यूक्लिक अम्ल। अब और कौन सा बंद होगा? C3 और कार्बन 3 और 5 में कौन सा बंद होगा? फास्फोडाइएस्टर बंद, जिसके द्वारा एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के द्वारा जुड़ा हुआ होगा। और वो बंद क्या कहलाएगा? फास्फोडाइएस्टर बंद। क्या कहलाएगा? फास्फोडाइएस्टर बंद। अब है डीएनए की संरचना। डीएनए की संरचना, इससे पहले आपको ये न्यूक्लियोटाइड और बता देती हूँ। न्यूक्लियोसाइड, एक शर्कराणु जैसे ये बनाया अपना, एक शर्करा ले ली, बीटा डी राइबोज। बीटा डी राइबोज का फॉर्मूला अभी आपको मैंने बताया था। पंचभुज बना लो, यहाँ पे ऑक्सीजन कर दो, यहाँ पे OH OHH और यहाँ पे CH2OH। ये क्या हो गया? बीटा डी राइबोज। इस बीटा डी राइबोज में जब इसका C1 कार्बन है, कौन सा कार्बन? ये C1 कार्बन है। इस C1 कार्बन पे हाइड्रोक्सी समूह हट करके और क्या जुड़ जाता है? सारक जुड़ जाता है। उसमें कौन सा है? एडिमीन भी हो सकता है, गवानिन और साइटोसिन या यूरेसिल। तो ये किसकी संरचना होगी? न्यूक्लियोसाइड की। यानी एक शर्करा अणु तथा एक सारक के संयोजित रूप में, यानी सारक जुड़ गया ना यहाँ पे, इसको संयोजित रूप में क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड के शर्करा का, ये शर्करा का कौन सा है? कार्बन है ये 1 2 3, तो 1 कार्बन है। न्यूक्लियोसाइड शर्करा का C1 कार्बन और प्यूरिन के N9 कार्बन, N9 जो नाइट्रोजन है ना, प्यूरिन का नाइट्रोजन का 9 भाग जुड़ करके अथवा pyridine का N1 के साथ जुड़ा रहता है और किसका निर्माण करता है? न्यूक्लियोसाइड का। जैसे एडिनिन प्लस राइबोज निर्माण करेगा एडिनोसिन का, उसी तरह से एडिनिन राइबोज, यानी एडिनिन क्या सारक है, राइबोज क्या शर्करा, तो एडिनिन प्लस राइबोज एडिनोसिन। ऐसे ग्वानिन प्लस राइबोज का नाम होगा गवानोसिन। जब नाइट्रोजन सारक ग्वानिन राइबोज शर्करा से जुड़ जाता है तो उसका नाम होगा गवानोसिन। एडिनिन राइबोज से जुड़ेगा तो उसका नाम होगा एडेनोसिन और साइटोसिन राइबोज से जुड़ेगा उसका नाम है साइटिडीन और यूरेसिल जिससे जुड़े होगा उसका नाम होगा यूरिडीन। इस तरह से ये क्या है? एक न्यूक्लियोसाइड। क्या है ये? न्यूक्लियोसाइड। थाइमिन डीऑक्सीराइबोज जिसको डीऑक्सीथाइमिडीन कहते हैं। क्या कहते हैं? डीऑक्सीथाइमिडीन। क्या कहते हैं? डीऑक्सीथाइमिडीन। जिस तरह से जैसे एक आपको न्यूक्लियोसाइड बताऊं, न्यूक्लियोसाइड की संरचना बताएं, तो एक न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लियोसाइड के साथ फास्फोरिक अम्ल से जुड़ करके संयोजन से बनता है। न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? न्यूक्लियोसाइड एक न्यूक्लियोसाइड के साथ क्या जुड़ जाएगा? फास्फोरिक अम्ल, और उसके अणु के संयोजन से क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड के साथ एक न्यूक्लियोसाइड के साथ फास्फोरिक अम्ल के एक अणु के संयोजित होने से न्यूक्लियोटाइड बनता। जो संरचना बनती है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। यानी फास्फोरिक अम्ल का C5 कार्बन या C3 से संलग्न हो सकता है। राइबोज शर्करा के ये C2 कार्बन से भी संलग्न हो सकता है। न्यूक्लियोटाइड को 3 बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है। एडिनोसिन एक फास्फोरिक अम्ल होगा तो क्या कहेगा? एडिनोसिन मोनोफास्फेट। एडिनोसिन मोनोफास्फेट। जैसे मैं आपको एक
टाइड की संरचना बताती हूँ। सबसे पहले अपन ने बना लिया यहाँ पे एक राइबोस जैसी संरचना बना ली, शर्करा की संरचना बनाई। यहाँ पे क्या है H, और यहाँ पे अभी मैंने न्यूक्लियोसाइड में बताया था ना, नाइट्रोजन सारक जुड़ जाता है। वो नाइट्रोजन सारक किस तरह से जुड़ता है, देखो ये अभी मैंने आपको बताई थी संरचना। यहाँ NH2 ग्रुप, यहाँ कार्बन की जगह क्या होगा N होगा, और इस तरह से ये संरचना, इस पे क्या जुड़ा हुआ होगा, ये जो N9 है ये कार्बन और ये नाइट्रोजन, और ये N7 है। इस तरह से ये समझना। तो ये जो 9 वाला नाइट्रोजन है ये इससे जुड़ा होता है, जहाँ OH था ना नाइट्रोजन इसमें शर्करा में, तो ये इससे जुड़ गया। और इस तरह से H OH OH H, और यहाँ पे जो 1 कार्बन 2 3 4 कार्बन, और फिर यहाँ क्या जुड़ा हुआ था 5वां कार्बन CH2OH। तो इस OH की जगह क्या जुड़ जाएगा अपने फास्फोरिक अम्ल। अब फास्फोरिक अम्ल क्या आपको संरचना बताई थी ना मैंने, इस OH की जगह फास्फोरिक अम्ल, जैसे P के क्या होंगे 3 हाइड्रोक्सी समूह होंगे OH और डबल O और OH। तो इसका फास्फोरिक अम्ल का एक H और 5वें कार्बन के साथ में जो OH जुड़ा हुआ है, इस तरह से ये बाहर निकल जाएगा H2O के रूप में, और ये बंध बना लेगा O के साथ। तो ये किसकी संरचना हो गई, एक ही न्यूक्लियोटाइड की संरचना। किसकी संरचना हो गई, ये एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में क्या हो जाएगा कि ये आपस में डाइएस्टर के द्वारा जुड़ कर के, जैसे ये है ना, ये जो 1 2 3 तीसरा जो कार्बन है ये दूसरी पॉलीटाइड संरचना के द्वारा, जैसे एक अपन ने यहाँ बना ली शर्करा, क्या बना ली शर्करा, तो ये चौथे कार्बन का जो CH2OH बंधा है ना, यहाँ H2O हट जाएगा, इसका OH है, और H2O हट करके यहाँ से ये जुड़ जाएगा। और इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ करके किसका निर्माण करेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, वो क्या कहलाएंगे न्यूक्लिक अम्ल। क्या कहलाएंगे न्यूक्लिक अम्ल। अब DNA की संरचना। DNA संरचना, DNA की द्विकुंडलित संरचना होती है। इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 श्रृंखला होती है जिसे रज्जु कहते हैं। दोनों रज्जु का एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बंध के द्वारा। एक रज्जु पर लगे प्यूरिन सारक दूसरे रज्जु पर लगे प्यूरिन सारक के ठीक सामने होते हैं। जैसे पहले का एडेनिन किसके साथ जुड़ेगा, एडेनिन थाइमिन के साथ, और ये 2 हाइड्रोजन बंध के द्वारा। और गुएनिन, अभी मैंने आपको ही बताया था, गुएनिन है ये साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा रहता है। एडेनिन थाइमिन के साथ किसके द्वारा, एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा, और गुएनिन साइटोसिन के साथ 3 बंध द्वारा जुड़ा रहता है। अक्षार युग्म मिश्रता के आधार पर एक रज्जु पर लगे क्षारकों का करण दूसरे रज्जु पर लगे क्षारकों को निर्धारित करता है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों रज्जु के एक दूसरे के समान तो नहीं होते, परंतु एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। क्या होते हैं, पूरक होते हैं। अब RNA की संरचना। RNA कुंडलित संरचना है। इसमें राइबोज शर्करा होती है। कौन सी शर्करा होती है, राइबोज। और इसमें थाइमिन सारक की जगह, थाइमिन सारक नहीं होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं। थाइमिन की जगह कौन सा होगा इसमें, यूरेसिल। थाइमिन की जगह कौन सा होगा, यूरेसिल, जिसको U से डिनोट करते हैं। RNA 3 प्रकार का होगा, मैसेंजर RNA, यानी संदेहवाहक RNA। दूसरा है RNA, और तीसरा है
tRNA, tRNA। तो RNA कितने प्रकार का गया? 3 प्रकार का, mRNA, rRNA और tRNA। प्रोटीन का संश्लेषण है वो कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है। अनुलेखन के पश्चात मैसेंजर आरएनए कोशिका के केंद्रक में कोशिका द्रव्य में राइबोज की तरफ गति करते हैं। आरएनए राइबोज के घटक हैं और आरएनए अणु के स्तंभ के अक्षार के 3 समूहों के क्रम में पढ़ा जाता है, जिसे क्या कहेंगे? तिर्यक समूह, और उसका नाम होगा कोडोन। क्या नाम होगा? कोडोन। कोडोन क्या होता है कि आरएनए अणु के स्तंभ में क्षारकों को 3 समूहों के क्रम में पढ़ा जाएगा। आरएनए अणु के स्तंभ में क्षार को 3 समूहों के क्रम में पढ़ा जाता है और इस प्रत्येक तिर्यक 3 समूह को क्या कहा जाएगा? कोडोन। क्या कहा जाएगा? कोडोन। यानी न्यूक्लियोटाइड प्रत्येक ट्रिपलेट को कोडोन कहते हैं और प्रत्येक कोडोन एक विशेष एमिनो अम्ल को व्यक्त कर देगा। प्रत्येक कोडोन किसको व्यक्त करेगा? एक विशेष एमिनो अम्ल को व्यक्त करेगा। यानी टीआरएनए के एक सिरे पर क्षार का विशेष क्रम होता है जो मैसेंजर आरएनए के क्रम का क्या होता है? पूरक होगा। यानी टीआरएनए के दूसरे सिरे पर एक विशेष एमिनो अम्ल जुड़ा रहता है और ये राइबोसोम में एमिनो अम्ल टीआरएनए द्वारा एमआरएनए पर लाए जाते हैं, जिससे आरएनए के क्षार क्रम एमआरएनए के क्षार क्रम के क्या होंगे? पूरक होंगे और वे एमिनो अम्ल आरएनए द्वारा परस्पर कौन सा बंध बनाएंगे? पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ जाते हैं और इस प्रकार से क्या कौन सी श्रृंखला बनेगी? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनेगी, जिससे प्रोटीन का संश्लेषण हो जाएगा। और इस तरह से आरएनए, मैसेंजर आरएनए और टीआरएनए और आरआरएनए सब मिलकर के पेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं और वो किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। तो इस तरह से आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। न्यूक्लिक अम्ल का महत्व। आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रजातियों की पहचान की जाती है। डीएनए में स्वतः प्रतिकरण का गुण पाया जाता है और आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, तब प्रोटीन संश्लेषण का संदेश डीएनए में उपस्थित होता है। अब है डीएनए और आरएनए में अंतर। आरएनए एक रज्जु कुंडलित अवस्था होती है, डीएनए की द्विकुंडलित रज्जु की व्यवस्था होती है। आरएनए में कौन सी श्रृंखला चाहिए? बीटा डी राइबोज और डीएनए में बीटा डी ऑक्सीराइबोज श्रृंखला पाई जाती है। आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल क्षारक होते हैं, जबकि डीएनए में एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन क्षारक होते हैं। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, जबकि डीएनए आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। आरएनए मुख्यतः कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। आरएनए में सतह स्वप्रतिकरण का गुण नहीं पाया जाता, जबकि डीएनए में स्वप्रतिकरण का गुण पाया जाता है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, आरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, जबकि डीएनए केवल एक ही प्रकार के होते हैं। डीएनए केवल एक ही प्रकार के होते हैं।